नमस्कार साथियों, इस संसार में ना जाने कितने ही राज और ना जाने कितने ही किस्से मौजूद हैं। हमें हर एक गुजरते दिन के साथ कुछ ना कुछ अजीब और हैरान कर देने वाले राज पता चलते हैं। आने वाले मोड़ पर हमें कब क्या दिख जाए इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो साथियों, आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही अलग लेवल की होने वाली है। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है एक मजदूर ने जो रंग रोगन का काम किया करते हैं। इनका नाम है नागरमल क्नॉइस। साथियों, मैं आपको नगरमल के बारे में जानकारी दे दूं कि यह बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। और एक बार ये अपने काम के सिलसिले में ही एक ऐसे बंगले में रंग रोगन करने पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी जान तो गई नहीं और बाकी कुछ रहा नहीं। उन्होंने जो अनुभव किया वह किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। साथियों, स्टोरी को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप में से अधिकतर लोग स्टोरी को तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपके साथ अपना जुड़ाव एकदम गहरा करना चाहता हूं और इन दूरियों को मिटाना चाहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में मुझे ये भी बता दें कि आप कहाँ से हैं और कितने सालों से आप इन हॉरर स्टोरीज को सुनते आ रहे हैं। और मैं अपने खास सब्सक्राइबर के लिए एक नई चीज शुरू करने जा रहा हूं जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। ये आपको स्टोरी के सबसे आखिर में बताने वाला हूं, तो स्टोरी पूरी सुनने के बाद भूल मत जाना। तो चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और अब आगे की स्टोरी नागरमल के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं नागरमल। मैं एक रंगरोगन का काम करने वाला कारीगर हूं। ये बात आज से करीब 10 साल पहले की है। उस वक्त में इस काम में नया नया हुआ करता था और मेरी उम्र भी उस वक्त 20 वर्ष की ही थी। उस समय मैंने यह रंग रोगन का काम सीखना शुरू ही किया था। मैं मेरे उस्ताद बनवारी से रंग रोगन का काम सीख रहा था। उनका स्वभाव बहुत ही शांत था और वो सभी से प्यार से बात किया करते थे। वह मुझे काम की बारीकियां बड़े ध्यान से और प्यार से ही सिखाया करते थे। मुझे उनके समझाने का तरीका काफी पसंद था, या फिर यूं कहूं कि मैं उनसे काफी प्रभावित था और उनकी तरह काम में तरक्की करना चाहता था। वह जो कहते थे मैं बिना कोई सवाल जवाब किए झट से उनकी बात मान लिया करता था। ऐसे ही सब बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन उस्ताद के पास एक बंगले का काम आता है जिसके लिए उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे थे। और काम यही कोई 3-4 महीनों का ही था, पर वो उस काम को जल्दी करवाना चाहते थे। जो व्यक्ति अपने बंगले के रंग रोगन के काम के लिए आया था उसका बंगला शहर से दूर एक गांव में पड़ता था और वहां से आने जाने में बहुत मुश्किल होने वाली थी। तो उस्ताद ने उस काम को लेने से मना कर दिया। उस बंगले वाले व्यक्ति ने और पैसे बढ़ाकर काम करने को कहा। उस्ताद को पैसे की जरूरत तो थी लेकिन उस काम को करना नहीं चाहते थे। वह बड़ी दुविधा में फंस चुके थे। फिर जब उस बंगले के मालिक ने उनसे कहा कि वो बंगले में रहकर भी काम कर सकते हैं, तो मेरे उस्ताद ने काम के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद मैं, उस्ताद और एक लड़का कमलेश, हम तीनों उस काम को करने के लिए उस बंगले में चले गए। हम जब वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वह काफी बड़ा बंगला था और काफी जगह में फैला भी हुआ था। वह घर 3 मंजिल था और उसके सामने एक बड़ा सा गार्डन भी था। उस बंगले के बड़े से मेन गेट के सामने एक चौकीदार बैठा हुआ था। उसने हमसे पूछा कि तुम लोग कौन हो, तो हमने उसे बताया कि हम यहाँ रंग रोगन का काम करने आए हैं। फिर उसने गेट खोला और हमें अंदर जाने दिया।
जब हमने अंदर कदम रखा तो हम क्या देखते हैं कि गार्डन और घर के आसपास बहुत सी झाड़ियां और पेड़ पौधे उगे हुए थे और साथ ही उस बंगले की हालत भी बहुत खराब थी। कुछ लोग गार्डन की साफ सफाई में लगे हुए थे और उन बड़ी बड़ी झाड़ियों को उखाड़ रहे थे। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यह बंगला पिछले कई सालों से बंद पड़ा हो। उन लोगों ने बंगले के अंदर जाने वाला रास्ता तो साफ कर दिया था, जिससे होते हुए हम आगे बढ़ चले। वह बंगला देखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था। उस बंगले के चारों तरफ पेड़ पौधे उगे हुए थे, जिनकी कई लताएं उस घर को घेरे हुए थी और साथ ही उस बंगले में भी कई जगह पेड़ पौधे उगे हुए नजर आ रहे थे। ना जाने कौन सा राज अपने अंदर समेटे हुए यह बंगला खड़ा है। खैर, हम बंगले के अंदर दाखिल हुए तो हम यह देख दंग रह गए कि पूरा का पूरा बंगला धूल और मिट्टी से भरा पड़ा है। जगह जगह पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। अजीब अजीब से जानवर चूहे कबूतरों ने वहां डेरा जमा रखा था। वह घर बहुत ही बुरी हालत में था और न जाने कब से बंद पड़ा था। हमने आसपास देखा और एक ढंग का कमरा देखकर उसे साफ किया और अपना सारा सामान उसके अंदर रख दिया। जब मैंने उस्ताद से पूछा कि ये कितने सालों से बंद पड़ा होगा, तो उस्ताद ने कहा कि पता नहीं, हमें क्या लेना है ये जानकर कि ये कब से बंद पड़ा है। हमें तो जल्दी से काम खत्म कर बस यहाँ से वापस जाना है। फिर हमने कुछ खाना पानी किया और पूरा बंगला अच्छी तरह से छान मारा। पूरा बंगला खाली पड़ा था, कहीं भी कोई भी सामान रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जल्दबाजी में घर खाली किया गया हो। हमने लाइट का इंतजाम किया, बल्ब वगैरह लगाए ताकि रात को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हमें पूरे घर की साफ सफाई करनी थी, तो हमने सबसे ऊपर वाली मंजिल से शुरुआत करने का फैसला किया और फिर धीरे धीरे सफाई करते हुए नीचे आने का सोचा। शाम को हम सभी जल्दी ही खाना खाकर सो गए, क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हमें काम पर लगना था। सुबह मेरी नींद जल्दी ही खुल गई, क्योंकि मुझे नई जगह पर ठीक से नींद नहीं आती। मैं लगभग सुबह 6 बजे उठ गया था। मैंने पास ही रखा जग उठाया और पानी पीने के बाद फ्रेश होने चला गया। जब मैं वापस आया तब तक कमलेश और उस्ताद भी जग चुके थे। कमलेश चाय बना रहा था तो उस्ताद बाहर गार्डन में खड़े थे। मैंने जब बाहर जाकर देखा तो उन लोगों ने लगभग सारे गार्डन में उगे हुए पेड़ पौधों और झाड़ियों को साफ कर दिया था। उस्ताद बोले, अब कुछ ठीक लग रहा है। तभी कमलेश ने चाय पीने के लिए आवाज लगाई और हम वापस अंदर आ गए। चाय पीते हुए कमलेश ने कहा, नॉइस, कितना बढ़िया बंगला है, फिर भी इसकी क्या हालत बना रखी है। मेरा ऐसा बंगला होता तो मैं कभी इसे गंदा नहीं होने देता, इसको चमका कर रखता। उसकी बात सुन हमें हंसी आ गई। उस्ताद ने कहा, जल्दी से चाय खत्म करो, फिर हमें काम पर भी लगना है। इसके बाद हम चाय खत्म कर उस बंगले की साफ सफाई में लग गए। सबसे पहले धूल, मिट्टी और जो जाले वगैरह लगे थे, हमें उनको साफ करना था। हमने सबसे पहले एक कमरा साफ किया और वहां काम करना शुरू किया। मेन और उस्ताद उस कमरे में रंग रोगन करने लगे और कमलेश को अगला कमरा साफ करने में लगा दिया। अब धीरे धीरे काम अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। हमने शाम तक एक कमरे पर वॉल पुट्टी और प्राइमर दीवार पर लगा दिया। अब बस उस पर पेंट करना बाकी था। शाम हो चुकी थी और हमें अपने लिए खाना भी बनाना था, तो हमने जल्दी ही काम छोड़ दिया। कमलेश सब्जी छील रहा था और वहीं उस्ताद नहाने को चले गए थे,
जबकि मैं आटे को गूंथ रहा था। खाना बनने के बाद कमलेश और मैं भी नहाकर आ गए। खाना खाकर हम सो गए और अगली सुबह जल्दी ही उस्ताद ने उठा दिया। मैं उठा और चाय बनाने लगा। हमने चाय पीकर खत्म ही की थी कि हमें बाहर से किसी के बोलने की आवाजें आने लगी। हम सभी बाहर गए तो हमने देखा कि कुछ लोग बाहर जमा हो रखे हैं। वह गांव के ही लोग थे और वह वॉचमैन से इस बंगले के बारे में पूछ रहे थे कि किसने यहाँ साफ सफाई करवाई और किसने ये बंगला खरीदा है। ये हल्ला होता देख हम सभी बाहर चले गए। लोग बंगले को देखकर आपस में फुसफुसा रहे थे कि ना जाने किसकी मति मारी गई है, किसने ये बंगला खरीदा है, उसको कोई अंदाजा नहीं है। इस तरह की बातें उनके बीच चल रही थी। फिर उनमें से एक व्यक्ति हमारे पास आया और बोला, सब ठीक तो है? तुम्हें कुछ अजीब दिखाया एहसास हुआ? उस्ताद हैरानी के साथ उसे देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये किस बारे में बात कर रहा है। उस्ताद ने कहा, नहीं, हमें तो कुछ अजीब नहीं दिखाया। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और कुछ सोच कर बोला, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ और हाँ, जरा ध्यान से रहना यहाँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया और साथ में ही बाकी लोग भी चले गए। हम तीनों एक दूसरे को देख रहे थे और पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमने वॉचमैन से पूछा कि आखिर यह किस बारे में बात कर रहे थे, तो वॉचमैन ने कहा, कुछ नहीं, ये बंगला काफी दिनों से बंद पड़ा था, तो बस ऐसे ही लोग बातें बनाने लगते हैं। आप चिंता मत करो, सब ठीक है। वॉचमैन की बातों से लग रहा था जैसे कि वह जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। वह जरूर कुछ जानता है पर हमें बताना नहीं चाहता। इस बंगले का जरूर कोई राज है। हम तीनों अंदर आ गए और आपस में इस बारे में बात करने लगे कि आखिर इस बंगले के पीछे क्या कहानी है, क्यों ये इस हाल में पड़ा है। हमारे मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। हम अपने काम में लग गए और वह सारे सवाल कहीं दब कर रह गए। हमें बस अपना काम खत्म कर जल्दी से अपने घर जाना था। आसपास क्या हो रहा है इस पर हमारा ध्यान न जाए, इसमें ही हमारी भलाई थी। अगले दिन दोपहर के समय मैं उस्ताद के साथ काम कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे से कोई गुजरा हो। मैंने दीवार पर एक परछाई देखी जो कि किसी के गुजरने से बनती है। मैंने बाहर आकर देखा पर वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कमलेश आया होगा। मैं वहां उसे देखने लगा पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उस्ताद ने मुझे बुलाया और पूछने लगे, क्या हुआ? मैंने ना में सर हिला दिया। मेरे मन में अभी भी वही बात चल रही थी कि अभी ही तो वह मेरे पीछे से गुजरा था, तो फिर वह गया कहाँ? कुछ देर बाद मैं नीचे पानी पीने गया तो मैंने देखा कि कमलेश साफ सफाई कर रहा है। मैं उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि तुम ऊपर गए थे क्या? कुछ देर पहले तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो कब से यही लगा हुआ हूँ। ये कमरा बाकी कमरों से कुछ ज्यादा ही गंदा है, तो बहुत टाइम लग रहा है। मैंने सोचा कि जब ये यही था तो फिर ऊपर मैंने किसकी परछाई देखी? शायद मुझे वहम हुआ होगा। यही सोच मैं वो बात भूल गया। शाम को हम सभी साथ में बैठे खाना खा रहे थे। तभी हमें ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। हम तीनों भागकर ऊपर की ओर गए तो हम क्या देखते हैं कि एक सीढ़ी नीचे रखी रंगों की बाल्टी और कैन पर गिर गई है, जिससे कैन टूट गई थी और चारों तरफ रंग फैल चुका था। हम सब यह देख दंग रह गए कि ये सब आखिर हुआ कैसे। ये कमरा तो बंद पड़ा था, ये सीढ़ी नीचे गिरी तो गिरी कैसे? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
हमने सामान को ठीक किया और फिर नीचे आ गए। हमने अपना खाना खत्म किया और फिर सोने को चले गए। हमने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 1 बजे मेरी आंखें खुलती है और मुझे ऊपर से ठक ठक की आवाज आती हुई सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ऊपर किसी चीज को ठोक रहा हो। मुझे ये आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने अपना फोन उठाया तो उसमें रात के 1 बज रहे थे। मैं यह देख हैरान था कि इस वक्त ऊपर कौन हो सकता है। नॉइस मैंने अपने बगल में देखा तो उस्ताद और कमलेश गहरी नींद में सो रहे थे, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी। मैंने सोचा कि शायद किसी चीज के टकराने की आवाज होगी जो अपने आप बंद हो जाएगी। कुछ देर में वैसे ही लेटा रहा, इस इंतजार में कि ये आवाज बंद हो जाएगी। लेकिन बार बार आती वह आवाज मुझे बेचैन की जा रही थी। अब मुझे चैन नहीं मिल रहा था। अब तो मुझे जानना ही था कि आखिर वो आवाज आ कहाँ से रही है। मैं उठा और अपने फोन की टॉर्च ऑन कर उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। खाली पड़े उस बंगले में वो आवाज बहुत तेज गूंज रही थी। पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। शायद लाइट नहीं थी। मैं उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। मैं सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की मंजिल की ओर जा रहा था। मैं जब पहली मंजिल पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो आवाज इससे भी ऊपर की मंजिल से आ रही है। रात का वक्त और ऊपर से चारों तरफ फैला घनघोर अंधेरा और मैं सीढ़ियों से टॉर्च की लाइट की सहायता से आगे बढ़ रहा था। अब और ऊपर जाने में मुझे डर लगने लगा था। ना जाने ऊपर क्या होगा, ये सोच दिल बैठा जा रहा था। मैं अपने धीमे कदमों के साथ ऊपर चढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वह आवाज पास आ रही थी, वैसे वैसे मेरी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। अगर साथ में कमलेश को ले आता तो शायद इतना डर नहीं लगता। अब तो मुझे अपने यहाँ आने के फैसले पर भी गुस्सा आ रहा था कि मैं यहाँ अकेला आया ही क्यों। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रखी थी। मैं जब ऊपर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि वो आवाज उसी कमरे से आ रही थी जिस कमरे में पहले वो सीढ़ी गिरी थी। यह सोच में और ज्यादा घबरा गया कि भला इसके अंदर आखिर कौन हो सकता है। यहाँ कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं जैसा कि वो गांव वाले कह रहे थे। ये ख्याल मेरे मन में आते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उस दरवाजे के सामने खड़ा था, नॉइस पर उसे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डर के मारे कांपता में पसीने से लथपथ उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा उसे घूरे जा रहा था। वो आवाज अभी भी उस कमरे में से आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत कर उस दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। मैंने सोचा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, जो होगा देखा जाएगा। यही सोच मैंने झट से उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। मैंने वहां चारों तरफ जल्दी से फोन की रोशनी मारी, पर वहां मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। और जब मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला तो मैंने राहत की सांस ली। नॉइस मैंने ध्यान से आसपास रखी चीजों को देखा कि आखिर वह आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन जैसे ही मैंने वह दरवाजा खोला उसके बाद वह आवाज आनी बंद हो गई थी। जब मुझे वहां कुछ नहीं मिला तो मैं उस कमरे को बंद करने लगा, और जैसे ही मैं कमरे को बंद कर वापस मुड़ा, वैसे ही मुझे नीचे से किसी की चीख सुनाई दी। मैं अचानक से चीख की आवाज सुन घबरा गया। मुझे एक पल को तो कुछ भी नहीं सूझा और मैं वैसे ही पत्थर बना वहां खड़ा रहा। फिर अचानक एक बार और मुझे वो चीख की आवाज सुनाई दी।
मैंने खुद को संभालना और मैं नीचे की ओर भागा। मैं जल्दबाजी में नीचे आ रहा था। मैं जब नीचे पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि कमलेश अपनी चारपाई पर उठ बैठा है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ उस्ताद उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उस्ताद कमलेश से पूछ रहे थे कि क्या हुआ। यह सब देख मैं घबरा गया था। मैं दौड़कर कमलेश के पास गया। कमलेश एक तक खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी आंखें पलके तक नहीं झपक रही थी। वह गहरी और लंबी सांसें ले रहा था। कमलेश पसीने से पूरा भीग चुका था।